Hello and good morning, everyone. I welcome you all at OS IS. I hope everyone is doing well. So, today is 22nd February 2024, and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So, let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF, join Telegram channel Eduvos IS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. ओके, सो नाउ द फर्स्ट आर्टिकल इज लेट्स प्रोसीड विद IMEC डिस्पाइट गाजा वॉर सेज ग्रीक पीएम. अब आप सभी को पता है यहाँ पर जो ग्रीक के प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया की विजिट में आए हुए हैं. इसी के चलते आप यहाँ पर देखेंगे कि ये कहा जा रहा है कि जो ग्रीक के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा कि गाजा वॉर तो है, ठीक है, उसे चलने दीजिए, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, जो हमारा इंडिया जो हमारा ये प्रोजेक्ट है, हम इस प्रोजेक्ट की बात करें, इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर जो हमारा ये प्रोजेक्ट है, इस पर हमें अब क्या करना चाहिए, प्रोसीजर जो है हमारा स्टार्ट कर देना चाहिए. क्योंकि अगर देखिए, अगर हम ग्राउंड रियलिटी देखते हैं तो द वॉर इन गाजा एंड द टर्मोइल इन द मिडिल ईस्ट इज अनडाउटेबली डिस्टेबलाइजिंग द बट इट डज नॉट अंडरमाइन द पावरफुल लॉजिक बिहाइंड IMEC. अब देखिए, मिडिल ईस्ट में जो चल रहा है और गाजा में जो चल रहा है, तो हाँ, ये डिसेबिलिटी यहाँ पे शो कर सकते हैं और ये हमारे जो प्रोजेक्ट है उसको अंडरमाइन कर सकते हैं. बट IMEC एक ये पावरफुल है, एक पावरफुल लॉजिक है, इस चीज को वो क्या कर सकते हैं, अंडरमाइन नहीं कर सकते हैं. सो अभी यहाँ पर ये कहा जा रहा है, आप देखेंगे कि जो ग्रीक के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा कि हमें इस पर क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए और इस पर हमें प्रोसीजर इतना स्टार्ट कर देना चाहिए. अब देखिए, हम लोकेशन की बात कर लेते हैं, ग्रीस की लोकेशन की बात करते हैं. दिस इज इंडिया, ये हमारा प्यारा भारत है और हम वेस्ट की तरफ मूव करते हैं. ये रेड सी से होते हुए जब निकलते हैं, ये आपका है मेडिटेरियन सी, आप सभी को यहाँ पे पता होगा, और ये है दिस पार्ट इज नोन एज ग्रीस. अब ग्रीस के आगे पीछे हम देख लेते हैं, ये मेडिटेरियन सी है, नाउ यहाँ पर आए आइनियन सी एंड यहाँ पर एजियन सी. तो आपको ये लोकेशन यहाँ पर याद रखनी है. अभी हमने कुछ दिनों पहले ही ग्रीस से रिलेटेड एक आर्टिकल पढ़ा था, आप लोगों को यहाँ पर याद हो कि इंडिया और ग्रीस आपस में यहाँ पर उनकी जो रिलेशन है, बायलैटरल रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ही यहाँ पर जो ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडिया के विजिट में आए हुए हैं यहाँ पर. क्योंकि हम देखें, इंडिया और ग्रीस की लोकेशन देखते हैं, जियोग्राफिकल लोकेशन देखते हैं, सो इट इज़ वेरी स्ट्रेटेजिक. एक पार्ट से जो है, जैसे जस्ट लाइक इंडिया, यहाँ पर ग्रीस भी क्या है, एक पार्ट से वाटर बॉडी से कवर है एंड दूसरा पार्ट यहाँ पर कैसे आ जाता है, आपका लैंड मास आ जाता है. तो मतलब इनकी जो लोकेशन है, जिस रीजन में, जिस तरीके से, ये दोनों की लोकेशन बहुत ही ज़्यादा जो स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है. और ये कहा जा रहा है कि अगर एशिया की बात करते हैं तो एशियन कंट्री में अगर हमें किसी से अच्छे रिलेशन बनाने चाहिए तो वो पहले हमें इंडिया से बनाने चाहिए, ऐसा ये ग्रीस का कहना है ना. अगर हम उन्हें एशिया के अंदर एंटर करना है तो इंडिया विल बी अ गेट डोर. इंडिया क्या होगा, एक डोर होगा जहां से वो क्या कर सकते हैं, एशिया रीजन में एंटर कर सकते हैं. जस्ट लाइक दैट यहाँ पर ग्रीस भी क्या है, हमारे लिए एक डोर की तरह काम कर रहा है जहां पर हम यूरोपियन कंट्रीज में क्या कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं. ओके, सो आई होप दिस वन क्लियर टू यू. अब नाउ अब इस कॉरिडोर के बारे में देख लेते हैं, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर. इसमें ये कॉरिडोर कब अनाउंस हुआ था, ये प्रोजेक्ट आपका G20 समिट, आप सभी को पता है अभी जो G20 समिट इंडिया में हुई थी, उस समिट में यहाँ पर ये इनिशिएटिव लिया गया था कि हम क्या करेंगे, इसमें जो वेरियस रेल रूट्स हैं, सी रूट्स हैं, इनका कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, जिससे कि हम क्या करेंगे, इंडिया का ये लिया पार्ट और यूरोप का, इसे हम वेस्ट एशिया से होते हुए पूरा कनेक्ट करेंगे, जिससे कि क्या होगा, हमारा जो ट्रेड सिस्टम है वो और ज्यादा स्ट्रांग यहाँ पर होगा, है ना. तो पहले ये मुंबई से यहाँ तक जाएगा, यूएई से इसमें हम देखेंगे सऊदी अरेबिया इसमें इजराइल भी इन्वॉल्व है एंड ग्रीस भी इसमें इन्वॉल्व है. बट इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या रहा था, जैसे कि अभी इजराइल और गाजा वॉर चल रहा है, तो ये क्या हो सकता है, हमारा प्रॉब्लमेटिक यहाँ पर हो सकता है. सो अभी फर्दर देखते हैं इसमें हमारे क्या रिजल्ट्स निकल कर आते हैं. ऑल्दो आई होप कि आपको ये पूरा आर्टिकल यहाँ पे क्लियर होगा. नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज मणिपुर हाई कोर्ट विदड्रॉज कंटेंशियस पार्ट ऑफ इट्स ऑर्डर ST टैग फॉर मीतीस. अब देखिए, यहाँ पर आप सभी को बता दिया जाए कि 27 मार्च 2023 को क्या हुआ था. 27 मार्च 2023 को यहाँ पर मणिपुर के हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था और उस ऑर्डर में ये कहा था, इंस्ट्रक्शन दिए थे मणिपुर गवर्नमेंट को कि जो मीती ट्राइब्स हैं, है ना, जो मीतीस ट्राइब्स हैं, उन्हें क्या किया जाए, आपका जो स्केड्यूल्ड ट्राइब्स की लिस्ट है उसमें ऐड किया जाए. इसी के चलते यहाँ पे जो कुकी ट्राइब्स हैं उनको ये चीज़ पसंद नहीं आई और जो अदर ट्राइब्स हैं उन्होंने ये कहा कि ऑलरेडी मीती ट्राइब्स का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, उनका जो
कंट्रीब्यूशन है, अगर हम मणिपुर की गवर्नमेंट मतलब वहाँ की जो जनरल असेंबली वहाँ पर उनका कंट्रीब्यूशन देखें और अदर पार्ट्स में हम देखते हैं वो बहुत ही ज़्यादा है कंट्रीब्यूशन, मतलब उनका एक तरीके से जो हम कह सकते हैं ना रिजर्वेशन की तरह उनका यहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन अगर आप क्या करते हैं उन्हें जो आपकी स्केड्यूल्ड ट्राइब्स के अंडर में रखते हैं तो इससे क्या होगा कि बहुत सारे जो ऐसे नेचुरल रिसोर्सेस हैं उस पर भी मतलब कि बहुत सारे मतलब कि आपको पता है ना कि बेनिफिट्स दिए जाते हैं इन स्केड्यूल्ड ट्राइब्स को। तो अगर यहाँ पर हम रखते हैं ऐसा तो इससे क्या होता है जो कुकी और जोई कम्युनिटी के लोग हैं उन्होंने इसके चलते यहाँ पे जो मीती ट्राइब्स को आपका स्केड्यूल्ड ट्राइब के कैटेगरी में रखने का जो ऑर्डर दिया था, इसी के चलते यहाँ पर आपका मणिपुर में साल भर से जो चला है ना, यहाँ पर जो कन्फ्लिक्ट हुआ है, इतने कन्फ्लिक्ट हुआ है, इसके बारे में सबको पता है बहुत ही अच्छे से। तो अभी हाल ही फिलहाल में क्या हुआ कि मणिपुर की जो हाई कोर्ट है उन्होंने ये जो कंटेंशियस पार्ट था जिसमें उन्होंने ऑर्डर दिया था कि मीती ट्राइब्स को क्या किया जाएगा आपका स्केड्यूल्ड ट्राइब्स के कैटेगरी में अंडर उनको रखा जाएगा, इसको अभी विड्रॉ कर लिया है। सो आई होप अब आपको ये क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज ओके, सो बियॉन्ड शेल्टर ड्वेलर नीड्स विद इन द 4 वॉल्स। अब देखिए इस आर्टिकल में बात की जा रही है कि अगर हम इंटरिम बजट 2024 की बात करते हैं तो हम फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अनाउंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 करोड़ एडिशनल हाउसेस ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। तो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करते हैं, अभी जो आपका इंटरिम बजट आया था उस बजट की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या कहा था कि हम 2 करोड़ एडिशनल हाउसेस को आने वाले 5 सालों में क्या करेंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत क्या किया जाएगा, आपका बिल्ड किया जाएगा। इसमें मेनली जो ये स्कीम है किसके लिए स्कीम है यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई है, मिडिल क्लास। ये स्कीम आपकी आती है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, और ये अर्बन एरिया के लिए भी ये स्कीम आती है, दोनों एरिया के लिए, रूरल एंड अर्बन दोनों के लिए यहाँ पर ये स्कीम आती है। इसमें हमारा मेन पर्पस ये है कि जैसे कि जो लोग स्लम एरिया में रहते हैं, अगर हम गांव की बात करते हैं, रूरल एरिया की बात करते हैं, तो वहाँ पे रूरल एरिया में आप सभी को पता है कि कैसा घर होता है। सो उसके लिए हम उन्हें क्या करेंगे, अच्छा आवास प्रोवाइड करेंगे, अच्छी हाउसिंग फैसिलिटीज सारी यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। अर्बन एरिया की बात करते हैं, अर्बन एरिया में भी आपका बहुत सारा ऐसा पार्ट है जैसे कि स्लम एरिया में आ जाता है, तो उन्हें भी हम क्या करेंगे, इस तरीके का यहाँ पर घर आवास प्रोवाइड करेंगे, हाउसिंग फैसिलिटीज। सो दिस इज अ कमेंडेबल स्टेप्स टूवर्ड्स रियलाइजिंग द गोल्स ऑफ द एम्बिशियस। तो ये हमारा एक कमेंडेबल स्टेप है, हम कह सकते हैं, जिसमें कि हम हाउसिंग फॉर ऑल इनिशिएटिव में हमारा जो सक्सेस है हम इसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम 2015 तक देखें तो 3 करोड़ रूरल एंड 80 करोड़ लाख अर्बन अफोर्डेबल हाउसेस यहाँ पर बिल्ड हुआ है, इनका कंस्ट्रक्शन हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है हम इसको अफोर्डेबल बनाना चाहते हैं और इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी बनाना चाहते हैं, ये इस पर हमें फोकस करना होगा। घर हम बना रहे हैं, इसमें हम जो आपका सीमेंट है, आयरन है, स्टील है, इन सारी चीज़ों का अगर हम यूज़ करते हैं तो ये जो आपका घर होता है वो थर्मल डिस्ट्रेस की तरह बन जाता है, मतलब इसमें जो हीट गेन की कैपेसिटी होती है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है और ये थर्मल डिस्ट्रेस की तरह आपका वर्क करता है। इसके लिए ये कहा जा रहा है कि हमें क्या करना है, पहली बात तो हमारे पास टाइम कम है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डोंट हैव मच टाइम कि हम एक घर को बनाने के लिए यहाँ पर 1 साल लगा दें, 6 महीने लगा दें, 1.5 साल लगा दें, तो वी डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम। सेकेंड थिंग इज दैट कि हमें इको फ्रेंडली यहाँ पर घर बनाने होंगे, दैट इज वाई वी हैव टू यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन अफोर्डेबल हाउसिंग। यहाँ पर हमें अगर अफोर्डेबल हाउसिंग चाहिए तो वी हैव टू यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजी जस्ट लाइक दैट। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं, आपको यहाँ पर समझ में आएगा। यहाँ पर एक टेक्नोलॉजी है, इसका नाम क्या है, मिवान। इसमें मेनली क्या होता है कि जो एल्यूमिनियम फॉर्म वर्क होता है उसको हम यूटिलाइज करते हैं। इससे क्या होता है, ये जो एल्यूमिनियम फॉर्म वर्क होता है इसको हम रिसाइकल भी कर सकते हैं, रीयूजेबल भी होता है। सो जो वेरियस यहाँ पे बिल्डिंग एलिमेंट्स होते हैं उसके साथ यहाँ पे इसको मिक्स करके ये बनाया जाता है। इससे क्या होता है, पहली बात तो क्वालिटी भी आपकी अच्छी होती है और स्पीड, जो स्पीड के बारे में बात करते हैं तो इसका स्पीड भी बहुत ज़्यादा था। मतलब कि देखिए अगर हम सीमेंट का यूज़ करते हैं तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपका वो पानी लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है। तो इसकी जो स्पीड है वो भी क्या होगी, कंस्ट्रक्शन फेज में जो वेस्टेज होता है
और जो भी हम बात करें लोअर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होता है, ये क्या होगा, धीरे धीरे रिड्यूस होगा. सो दो कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी सच एज मिवान ऑफर हायर एफिशिएंसी एंड रिड्यूस द ओवरऑल ड्यूरेशन एंड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, they present a counter drum. The extensive use of cement and steel without proper insulation result in increased heat gain from the building envelope. तो इसमें देखिए हम यहाँ पर अगर हमारी कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज का हम यूज़ करते हैं लाइक मिवान का, इसमें हायर एफिकेसी है लेकिन ड्यूरेशन भी इसमें और कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट भी कम हो रहा है. लेकिन इसके काउंटर ड्रम हमने देखा कि इससे क्या हो रहा है, जो थर्मल डिस्ट्रेस है ना, वो यहाँ पर इंक्रीज हो रहा, कॉज हो रहा है. अब देखिए अगर गर्मी लगेगी तो आप लोग क्या करेंगे, घर में यहाँ पे कूलिंग अप्लायंसेस का यूज करेंगे, आप एसी लगाएंगे, आप फ्रिज का यूज करेंगे, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन भी ज्यादा होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंड चीज हम बात करते हैं जो ग्रीन हाउसेस गैसेस का एमिशन कहाँ से होता है, इन्हीं सारे अप्लायंसेस से होता है ना. सो ग्रीन हाउस गैसेस का भी यहाँ पर क्या होगा, एमिशन और ज्यादा आपका बढ़ेगा. सो हमें यहाँ पे प्रायोरिटाइज करना होगा किसको, थर्मल कंफर्ट को. ठीक है, हमारा ये जो पूरा स्ट्रेस है वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन की बात करते हैं. सो वी हैव टू प्रायोरिटाइज आवर थर्मल कंफर्ट, कि हमें किस तरीके का घर बनाना चाहिए जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, जिसमें हम जो इको निवास सहमिता का ये एक इनिशिएटिव लिया गया है, जिसमें डेमोन्स्ट्रेशन किया कि हम किस तरीके से बिल्डिंग्स को फ्रेमवर्क कर सकते हैं जिसमें जो कि आपका क्लाइमेट जोन के अंदर आए, थर्मल डिस्ट्रेस से हम यहाँ पर क्या करें, हमें छुटकारा मिले. और हम बात करते हैं कि द स्मार्ट घर 3 प्रोजेक्ट इन राजकोट एंड अफोर्डेबल हाउसिंग इनिशिएटिव अंडर द PMAY अनटेनेबल स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट सर्व एज अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ अचीविंग थर्मल कंफर्ट थ्रू पैसिव डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन. तो यहाँ पे पैसिव डिजाइन का इम्प्लीमेंटेशन किया गया है जिससे कि जो थर्मल कंफर्ट है वो हमें मिला है. तो हमें इस तरीके से देखिए, हम कुछ भी करें, चैलेंजेस अभी आने वाले टाइम पर ये ज़्यादा हमारे सामने और भी ज़्यादा चैलेंजेस आने वाले हैं, है ना, फॉर द आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टर्स, मटेरियल सप्लायर्स और एंड यूजर्स तक में. तो हमें यहाँ पर हमारी जो प्रायोरिटी है वो क्या रखनी होगी, एक सस्टेनेबल प्रैक्टिस को लेकर आना होगा, अवेयरनेस फैलानी होगी, और उसके साथ साथ हम जो इन्वायरमेंट है इसे हमें ध्यान में रखते हुए क्या करना होगा, आगे बढ़ना होगा. सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू. नाउ प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में देखते हैं. आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन ये मिशन मोड था, इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया था. इसमें हमारा विजन ये था कि हम 2022 तक क्या करेंगे, जितने भी लोग हैं, है ना, सबको यहाँ पर घर प्रोवाइड करेंगे. सो द मिशन सीक्स टू एड्रेस द हाउसिंग रिक्वायरमेंट ऑफ अर्बन पीपल. ये मिले हम अर्बन स्कीम की बात कर रहे हैं अभी, ये प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, रूरल आपका अलग है. ठीक है, तो अर्बन पुअर जितने भी आपके स्लम ड्वेलर्स हैं और जितने भी यहाँ पर वर्टिकल्स हैं, उन्हें क्या किया जाएगा, यहाँ पर घर प्रोवाइड किया जाएगा. इसमें बेनिफिशरीज कौन है, मिडिल इनकम ग्रुप है आपका. मिडिल इनकम ग्रुप सेकंड भी आ जाता है, जिनकी जो इनकम है 12 लाख टू 18 लाख है. लोअर इनकम ग्रुप यहाँ पे 3 लाख टू 6 लाख. इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन अप टू 3 lakhs. बेनिफिशरीज आर एलिजिबल फॉर वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द स्कीम विद स्पेशल कंसिडरेशन फॉर द पीपल विद डिसेबिलिटी, द एल्डरली माइनॉरिटीज ग्रुप एंड वल्नरेबल सेक्शन ऑफ दी सोसाइटी. तो इस तरीके से ये हमारे बेनिफिशरीज की हमने बात कर ली. सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू. ओके, सो नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज एंडिंग डिस्क्रिमिनेशन. ये आर्टिकल बहुत अच्छा है, आप इसे जीएस पेपर 3 आपका जो विमेन वाला टॉपिक होता है उससे यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं. नाउ वर्क प्लेसेस मस्ट इंश्योर फेयर ट्रीटमेंट ऑफ विमेन एम्प्लॉयज. विमेन एम्प्लॉयज को इसमें ये कहा जा रहा है कि वर्क प्लेसेस में उन्हें इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए. अब देखिए हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या किया है. पहले हम एक केस समझते हैं. मिलिट्री नर्सिंग सर्विस होती है आपकी, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस. इस सर्विस में एक हम बात करते हैं, हम एक लेडी की बात करते हैं. एक लेडी ऑफिसर थी, कमिश्नर ऑफिसर्स थी, उनको क्या करनी थी, शादी करनी थी. ठीक है, शी वॉन्ट्स टू गेट मैरिड. तो इसी के चलते उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी सर्विस से यहाँ पर रिजाइन कर दिया, मतलब अपनी सर्विस को यहाँ पर छोड़ दिया, क्योंकि शी हैज़ टू गेट मैरिड. उसने शादी करनी थी, इन 1988 की बात बताई जा रही है. तो इसी के चलते उन्होंने अपनी जो ये सर्विस थी इससे यहाँ पर डिस्चार्ज ले लिया. नाउ इसी के चलते अभी सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आया है कि ये जो आपका ये पैट्रियार्कल ओवरटोन है इसको ऑब्जर्व किया गया है कि कई बार हमने ये देखा है कि जो विमेन एम्प्लॉयज होते हैं शादी के चक्कर में उन्हें क्या किया जाता है, वो अपना जो काम होता है उसको छोड़ देती है. आपने कई बार इवन इंटरव्यूज में भी सुना होगा, सिविल सोसाइटी में भी, कहीं पर भी, जैसे कि आप नॉर्मल किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं, इफ यू आर अ गर्ल और वुमेन, सो दे विल आस्क यू दैट
इफ़ यू आर अनमैरिड गर्ल, सो दे विल आस्क यू कि क्या आप आने वाले 1-2 साल में शादी की प्लानिंग तो नहीं कर रहे हैं। एंड इफ़ यू आर अ मैरिड गर्ल, तो दे विल आस्क यू कि आप आने वाले टाइम पे प्रेगनेंसी के लिए यहाँ पर एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे हैं, या फिर आप इसे प्लान तो नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहीं से आपका क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट होता है। फ्रॉम देयर द डिस्क्रिमिनेशन इज स्टार्टेड। ओके, सो अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि patriarchal overtones by observing that rules which penalize women employees to getting married are unconstitutional। वो रूल्स जो women employee को यहाँ पे penalize करते हैं कि उन्हें शादी करना है और जिसकी वजह से उन्हें काम छोड़ना है, इसे हम क्या करते हैं, unconstitutional मानते हैं। terminating employment because the women has to got married is a course case of gender discrimination and inequality। यहाँ पर हम क्या करते हैं, employment को terminate करते हैं, हमने अपने काम छोड़ दिए, क्यों, बिकॉज वी हैव टू गेट मैरिड। सो यहीं से क्या होता है, आपका जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी का राइज होता है। सो अगर हम इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इससे क्या होता है, जो आपका पैट्रियार्कल रूल होता है ना, पैट्रियार्कल रूल क्या कर रहा है, आपका एक तरीके से जो ह्यूमन डिग्निटी है, राइट टू नॉन डिस्क्रिमिनेशन की हम बात करते हैं, फेयर ट्रीटमेंट की बात करते हैं, इसको ये क्या करता है, अंडरमाइन करता है। ओके, सो द ऑब्जर्वेशन व पार्ट, ये सारा ऑब्जर्वेशन कहाँ हुआ था, सो आप यहाँ पर देखेंगे the observation were a part of an order which upheld the rights of Selina Zone, the former lieutenant and a permanent commissioner officer in the military nursing service। Okay, she was a former lieutenant थी और permanent commissioner officer थी military nursing service की, was discharged from service in 1988 for getting married, but उन्हें शादी करनी थी, that is why she has to discharge from his service। इसी के चलते यहाँ पे जो बेंच हेडेड बाय जस्टिस खन्ना, उन्होंने यूनियन गवर्नमेंट को यहाँ पर क्या किया, मिसेस जॉन्स से 60 लाख रुपीस का कंपनसेशन और 8 वीक्स उनको यहाँ पर दिया गया, क्योंकि ये क्या एक तरीके से रॉन्ग है, इलीगल है। अगर इस तरीके की चीजें होती हैं तो इंडियन, अगर हम आर्मी की बात करते हैं, उसमें ऑलरेडी जो विमेन का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कम है ना, और अगर इस तरीके की चीजें होती हैं तो हम क्या इनकरेज कर पाएंगे कि आर्मी विमेन्स को कि वो ज्वाइन करें आर्मी को, है ना। तो एक तरीके से बैक डीट की तरह हमारे सामने काम कर रही हैं। सो इफ इट इज नॉट द सिविलियन स्पेस इज मच बेटर ऑफ, अ वुमेन ऑफन आस्क अनकंफर्टेबल पर्सनल क्वेश्चंस एट जॉब इंटरव्यूज। जैसे कि अभी हमने बात की कि आपके सिविलियन स्पेस में भी हमसे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जॉब इंटरव्यूज, लाइक फ्यूचर प्लान्स ऑन मैरिज एंड मदरहुड, क्या आप आगे क्या प्लानिंग आपकी है। सो इससे क्या होता है, जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वुमेन का वर्क फोर्स में, वो इंक्रीज होने की प्लेस पर क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। सो दिस इज द मेन रीजन, आप यू कैन से दैट। तो हमें यहाँ पर देखिए, हमारे जो अदर बैरियर्स, हम एजुकेशन की बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, ठीक है, हम ये सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, बट ये जो हमारा माइंडसेट अभी चला आ रहा है ना, एक पेट्रायल का माइंडसेट है हमारे अंदर, उसके कारण हम यहाँ पर क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन आपका हो जाता है। सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। ओके, नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज एन अनक्लियर्ड वॉर विथ नेचर। अब देखिए यहाँ पर एक केरल का यहाँ इशू है, हम बात करते हैं वायनाड स्टेट की। तो यहाँ पर हमें एक वॉर दिखाई दे रहा है, किसके बीच में, ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। ओके, उन्होंने ये पूरा यहाँ पे आर्टिकल डिस्कस किया, इसमें यही कहा जा रहा है कि अभी कुछ दिनों पहले की बात है, एक एलिफेंट का नाम था बेलर मखना, है ना, वो यहाँ पे इतना ज्यादा रैम्पेज हो गया कि उसने 27 ईयर ओल्ड के एक फार्मर थे, उनको पूरी तरीके से क्रश कर दिया, जिसके कारण उनकी डेथ हो जाती है। ये सिर्फ अभी एक केस है। सेकंड केस की बात करते हैं, इसी तरीके से यहाँ पर जो एलिफेंट का पूरा हर्ड था, उन्होंने क्या किया, जो इको टूरिज्म गाइड्स थे कुरुवा द्वीप आइलैंड में, उनको पूरी तरीके से यहाँ पे किल कर दिया, उनको मार दिया गया। मतलब जो वो एलिफेंट का पूरा ये ग्रुप था। इसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो एक वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट है, उन्होंने कहा कि एक रिपोर्ट आई है, राइट ऑफ पैसेज। तो एलिफेंट कॉरिडोर्स इन इंडिया की बात करते हैं, आइडेंटिफाई किया गया कि टोटल यहाँ पर इंडिया में इन 2005 देयर वर 88 एलिफेंट कॉरिडोर्स, बट धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये एलिफेंट कॉरिडोर्स धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। आपका जो वाइल्ड लाइफ एरिया है, इसके आसपास हम क्या करने लगे, देखिए पहले तो आपका टूरिज्म ज्यादा इंक्रीज हो गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, यहाँ पर आसपास यहाँ पर हम रेसिडेंस जो एरिया है वो इंक्रीज हो गया है। कुछ हम इको टूरिज्म ऐसे स्पेसेस को यहाँ पर ढूंढते हैं कि सामने आपका क्या हो, फॉरेस्ट हो। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो कॉरिडोर्स हैं वो धीरे धीरे आपके कम होते जा रहे हैं। तो जिसके कारण आपका जो हम बात करते हैं किसकी, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो आपका कॉन्फ्लिक्ट आगे भी दिखाई देगा। ह्यूमन सेटलमेंट यहाँ पर ज्यादा हो रहा है, एग्रीकल्चर, टी गार्डन, ये सारे यहाँ पर ज्यादा हो रहे हैं कॉरिडोर्स में, जिसकी वजह से हमें ये ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा है ना। उसके बाद आप देखेंगे कि जो टूरिज्म इंडस्ट्री है ये भी बहुत ज्यादा
आपका दो चीज़ मेनली यहाँ पर क्या हो रहा है। पहली चीज़ क्या है, मोनोकल्चरल प्लांटेशन। हम यहाँ पर एक ही टाइप का प्लांट यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी जो सॉइल है वो डिप्लाइड हो रही है ना। ड्यू टू दैट यहाँ पर जो कैश क्रॉप्स हैं और डिसीज जो है इम्प्लीमेंट करते हैं प्लांट्स में, है ना, मार्केट प्राइस, फेवरेबल मार्केट प्राइस में नहीं मिल पा रही, इम्पैक्ट कर रही है इसकी वजह से। सेकेंड इसमें है आपकी जो इको टूरिज्म इंडस्ट्री है, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर रही है, और जिसकी वजह से जो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स हैं यहाँ पर सेटलमेंट आपका बहुत ज़्यादा हो रहा है। सो ड्यू टू दैट ऑल दीज थिंग्स आपका जो ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट है वो इन्वॉल्व हो रहा है। ये कन्फ्लिक्ट आज का नहीं है, आने वाले टाइम पे ये आगे बढ़ता है ही जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है पॉपुलेशन राइज हो रहा है। यहाँ पे जो हाईवेज हैं, आपके रोड हैं, यहाँ पर हाउस का कंस्ट्रक्शन, ये आपका बढ़ता ही जाएगा। सो इस तरीके की हमें यहाँ पर जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो दिखाई देंगे। सो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सो जो फॉरेस्ट रेवेन्यू एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट है उन्हें रिक्वायर है कि सिचुएशन को वो अच्छे से एक्सेस करें, और उसके अकॉर्डिंग जो फ्रेजाइल रीजन है उसके लिए यहाँ पे क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इसे यहाँ पर बनाया जाए। सेकेंड इसमें कहा जा रहा है कि हमें एक स्टैचुटरी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जो साउथ इंडियन, मेनली यहाँ पे साउथ इंडियन स्टेट्स की बात की जा रही है, कि जो ये इशू स्प्रेड हो रहा है इसको हम कोऑर्डिनेट करके यहाँ पर बातचीत करके यहाँ पे इसे रिजॉल्व किया जाए। थर्ड वन इज फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट शुड बी इन्फोर्स विद अ फ्री एंड प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट। यहाँ पर जो हमारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, देयर आर सो मेनी एक्ट्स बट वी डोंट इम्प्लीमेंट ऑन द ग्राउंड रियलिटी, मतलब हम उसे प्रॉपरली यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, जो हमारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है इसका इन्फोर्समेंट फ्री एंड प्रायर पर होना चाहिए, तभी हम क्या कर पाएंगे, इस चीज से यहाँ पर निपट पाएंगे। ओके, आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज 21-year-old फार्मर किल्ड ऑन पंजाब हरियाणा बाउंड्री। अब देखिए यहाँ पर आप सभी को पता है कि फार्मर्स क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसी के चलते पंजाब हरियाणा बाउंड्री की बात करते हैं। यहाँ पर एक 21-year-old फार्मर की क्या हो गई है, डेथ हो गई है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द डेथ, वी डोंट नो, अभी इसका यहाँ पे पूरा चल रहा है, और इसी के चलते यहाँ पर जो और फार्मर्स है और ज्यादा एजिटेट हो चुके हैं, है ना, और उन्होंने प्रोटेस्ट कॉल को अब दिल्ली की तरफ वो मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट 100 इंडियंस रिक्रूटेड एज अ रशियन आर्मी हेल्पर्स ऑफिशियल्स। यहाँ पर हमारे सामने एक डेटा आया है, इसके अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि अब इफ वी सी अ पास्ट 1 ईयर, लास्ट के हम 1 ईयर्स को देखते हैं, यहाँ पर 100 इंडियंस को क्या किया गया है, रशियन आर्मी में उनको रिक्रूट किया गया है। क्या किया गया है, रिक्रूट किया गया है। सो ओवर द पास्ट 1 ईयर अराउंड 100 इंडियंस वर रिक्रूटेड बाय द रशियन आर्मी एट इट्स मॉस्को रिक्रूटमेंट सेंटर। अब देखिए इसमें क्या है, उनके साथ पूरा 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट ऐसा साइन हुआ है कि देखिए उसमें ही कहा गया कि आप 1 साल तो अपनी सर्विस से यहाँ पर छोड़ नहीं सकते हैं, 6 साल तक आपका यहाँ पर विदाउट लीव आपको क्या करना होगा, काम करना होगा। विदाउट 6 लीव मतलब कि 6 मंथ्स आप सर्विस से यहाँ पर छोड़ ही नहीं सकते, ये आपके लिए मैंडेटरी है। वर्कर्स की जो सैलरी है वो 1.9 लाख और उन्हें 50,000 तक का एडिशनल बेनिफिट भी प्रोवाइड किया जा रहा है। उनको यहाँ पर जो इस वर्क फोर्स में जो रिस्क है सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बता दिया गया है। उनका एक साइकोमेट्रिक टेस्ट भी किया गया है, जिसमें सारे जो रिस्क हैं दे हैव बीन एक्सप्लेन टू देम, और उनके उसके बाद यहाँ पर ट्रेनिंग में सेंड किया गया है। सो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कि इंडियंस केम फॉरवर्ड टू सीक द गवर्नमेंट्स इंटरवेंशन। अब यहाँ पर इंडियंस चाहते हैं कि हम क्या करें, जो इंडियन एम्बेसी इन मॉस्को हैड गॉन अनहीडेड, अभी चाहते हैं कि यहाँ पर गवर्नमेंट आए और वो इंटरवीन करें, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा कि देखिए आपके साथ कुछ भी हो सकता है। ये जो आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है, पीपल फ्रॉम मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान वर हायर्ड बाय रशियन आर्मी। यहाँ पे जो रशियन आर्मी है तो सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहे, इवन दे आर हायरिंग पीपल फ्रॉम द पाकिस्तान ऑल्सो। ओके, सो अब इसमें हम देखते हैं फर्दर क्या हमारे सामने निकल कर आता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।